हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आप सभी लोग को ऑडिटिंग की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। इस सत्र में आप सभी लोग को पहली बार मेरी क्लास जो है आज आप सभी लोग को मिल रही है। रिकॉर्ड तो मैं अभी कर रहा हूँ, पता नहीं ये क्लास कब आपको मिलेगी। इस बार सीवीटी पीजी एमकॉम 2026 की तैयारी में एक मेंटोर के रूप में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स जैसे लीथल, इसको लीथल शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इन सब्जेक्ट से बच्चे भागते हैं, खासकर अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन विश्वास मानिए, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को 1% भी ऐसा लगेगा नहीं कि वो आपके लिए एक समय पर कठिन था। मैं ऑडिटिंग से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ऑडिटिंग प्योर थ्योरेटिकल सेटअप रहा है, सब्जेक्ट रहा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं आप सभी लोग से, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप सभी को 3 से 4 ऑन एवरेज में बात करूंगा। देखिए, किसी किसी साल आपको 5-5 क्वेश्चन मिल जाए करेंगे, लेकिन नॉर्मली आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मिलेंगे। अच्छी बात इस सब्जेक्ट की क्या है कि टॉपिक एकदम क्लियर है कहाँ से आने हैं क्वेश्चन। आप सभी लोग अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ऑडिटिंग से जो है वो कुछ ही टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात कर ले, हम ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट की बात कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात कर ले, इन सब पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है लगातार देखने को मिले। खैर, इन सब पर तो हम डीप में बात करेंगे ही। मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप सब लोग जानते भी होंगे, बहुत बार आपने देखा भी होगा। नया प्लेटफॉर्म, नई शुरुआत में कर रहा हूँ और आप सभी लोग के प्यार और आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं रहा है। तो मेरा नाम है आदित्य प्रजापति। मैं करेंटली आई एम परसुइंग रिसर्च, एक्टिंग एज अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस यूनिवर्सिटी। जून 2024 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसको पहले 2 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है। बीकॉम और एमकॉम जो है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू से ही मैंने क्वालिफाई किया है, 2019 एंड 2022 रिस्पेक्टिवली। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। बाकी आप सभी लोगों ने बहुत बार मुझे देखा होगा सीवीटी पीजी के क्षेत्र में। मैं पिछले 3 वर्षों से अग्रसर रूप से कंटिन्यूअसली मैं आप सभी लोग को बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं और इस बार मुझे एक और अच्छे प्लेटफॉर्म से ये मौका मिला है कि मैं आपको जो है बेस्ट रिटर्न दे पाऊं। इसीलिए मैंने जो है सब्जेक्ट भी पहला यही चुना है, ऑडिट। अपने आप को चेक कर। अकाउंटिंग तो हर कोई शुरू करता है। मैंने पहले कोशिश की है कि पहले खुद को चेक किया जाए, खुद को इवेलुएट किया जाए। तो बिना कोई बात किए, ज्यादा काफी 3 मिनट हो गए, मैं 3 मिनट से बकवासी किए जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। खैर, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो सेशन होगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम सेशंस में बेस्ट दे पाऊं। देखिए, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, बनने जा रहे हैं आप, बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा भगवान का आपको। अच्छी मेहनत रहेगी आपकी तो बिल्कुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय में आप आराम से एमकॉम प्रोग्राम में जो है इनरोल हो जाएंगे। बस थोड़ी सी एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा। खैर, आपको और मेंटर्स भी इन सब चीजों में हेल्प तो करेंगे ही, लेकिन मैं आप सभी लोग को बस एक बात ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम के नेचर को देखिए। मेरे लिए नॉलेज से बढ़कर थोड़ा सा वे ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम, उसको कहते हैं आर्ट, आर्ट ऑफ गिविंग एग्जाम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ बहुत लेते हैं लेकिन एग्जाम में नंबर स्कोर नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? कारण ये है बाबू कि वो लोग एग्जाम के नेचर को नहीं पकड़ पाते। एग्जाम का नेचर, आपके एग्जाम 75 क्वेश्चन है, 300 नंबर का एग्जाम है, माइनस मार्किंग की सुविधा भी आपको अवेलेबल है। बहुत खतरनाक चीज है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं और करके आ जाते हैं गलत सही क्वेश्चन सारे, जिसकी वजह से उनको जो मार्क्स गेन किए रहते हैं उसमें से भी वो मार्क्स लूज कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताऊं, 75 क्वेश्चन में से आप 55 क्वेश्चन तो आएंगे, आप 50 क्वेश्चन मान लेते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। सर, आप तो पहले ही क्लास में बात बोल। मैं सच्चाई आप सभी लोग को बता, क्योंकि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
जो इसी के लिए जाना ही जाता है, और अच्छी भी चीज है बाबू, क्योंकि वो 25 क्वेश्चन भी अगर आपको आने लगेंगे तो आपको पता है कट ऑफ कितना जाएगा। यू का कट ऑफ खुलेगा 300 नंबर पे और बंद होगा 298 296 इन नंबर पे बंद होगा, 295 बंद होगा। क्या करेंगे तब आप? एक एवरेज बच्चा जो थोड़ा से लक से, थोड़ा से हार्ड वर्क से DU BHU पहुंचता, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा बाबू, रैंकर्स निकल जाएंगे आगे। तो इन 25 क्वेश्चन में थोड़ा सा लक, 5% लक, 95% रिलेटिविटी। पिछले 3 वर्षों से मैंने यही सीखा है। और आप लोग भविष्य में एमकॉम करेंगे, एमकॉम करके आप नेट जीआरएफ की तैयारी करेंगे, पेपर देंगे नेट जीआरएफ का, उसमें आपको ये बहुत सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो है वो रिलेटिविटी के बेसिस पे आएंगे। क्वेश्चन ऑडिटिंग का ही रहेगा, टॉपिक भी ऑडिटिंग का रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो बना फ्रेम्ड रहेगा वो आपके प्योर ऑडिटिंग उस टॉपिक से नहीं रहेगा, और रिलेशन से। ऑडिटिंग अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके। इस प्रकार से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और कुछ ऑप्शंस भी आपको पहली बार सुनने में देखने को मिलेंगे, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। तो ये चीजों पर थोड़ा सा आप सभी लोग काम कीजिए, अब से ही काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए पढ़ाता सबको ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा रिजल्ट क्यों जाता है, हम लोग क्यों हर बार AIR1 देते हैं, क्या कारण है AIR1 देने का? कहीं मौका मिलेगा तो, जो AIR1 पिछले 2 साल से ला रहा है, मैं 3 साल से बढ़ा रहा हूँ। पिछले पिछले मतलब सबसे शुरुआती साल में AIR1 तो नहीं, लेकिन AIR3 और आई थिंक AIR5 जो है वो BHU में एडमिशन लिया है, वो MCOM कंप्लीट कर चुका है, वो भी नेट की तैयारी, JRF क्वालिफाइड है, वो अभी कहीं पर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो DU से BHU, DU या BHU से वो जो है वो PhD करना चाह रहा है, शायद इनरोल भी है किसी जगह पर। कहीं मौका मिलेगा तो आप उनसे मिलिए भाई, और ना हो तो जो अभी MCOM परसू कर रहे हैं BHU DU से, अगर आपके भैया हैं या आपके भैया के दोस्त हैं, मिल जाते हैं, बोलो कनेक्शन मिल जाता है, आप उनसे मिलिए। मैं काम इसी पर ही करवाता हूँ, पढ़ाता तो हर कोई है यार, सिखाता है एग्जाम देने का तरीका, टॉपिक को समझने का तरीका हर कोई नहीं सिखाता। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो आप सभी लोग को एग्जाम टाइम पे मिले। तो मेरी बात कहाँ थी? रिलेटिविटी पर। टॉपिक को समझिए, सब्जेक्ट को समझिए, सब्जेक्ट के वेटेज को समझिए पहले। मैंने बार बार कहा है, औकात से अधिक इज्जत किसी को नहीं देनी चाहिए, जो जितने इज्जत के लायक हो उसको इतना इज्जत दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से पिछले 3 साल में सिर्फ 1 साल क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 साल मान लीजिए, चलिए 2 साल क्वेश्चन आए हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मैं उसको क्यों फालतू पढ़ूं, क्यों फालतू पढ़ूं? बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस से पिछले 3 साल में ऑन एवरेज 1 क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं, और वो क्वेश्चन अगर आप ना पढ़ के जाते भी ना तब भी आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं क्यों वहां पढ़ूं? स्टैटिस्टिक्स से ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन आए, मैं उसको मन लगा के पढ़ूं, उसका डीप पढ़, ज्यादा पढ़, सिलेबस में जितना दिया हुआ है थोड़ा सिलेबस के बाहर जाकर भी कुछ टॉपिक्स पढ़ो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए। जैसे आपके सिलेबस में जो है वो आपके कोरिलेशन में भी एडवांस चीजें नहीं दी हुई, रिग्रेशन में कुछ जाके एडवांस चीजें नहीं दी हुई, एक्स्ट्रापोलेशन इंट्रापोलेशन की चीजें भी नहीं दी हुई, हम पढ़ेंगे उसको। ये थोड़ा सा आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस मेंटालिटी को जो है वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। हालांकि मैं तो आपके साथ बना रहूंगा, समय समय पर आप सभी लोग को बताता रहूंगा, लेकिन इस पर थोड़ा काम बिल्कुल कीजिए। पढ़ने से पहले आप सभी लोग, मेरे तो यही रिक्वेस्ट रहेगी बाबू की, पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप सभी लोग जो है PIQ को मांझ लीजिए। सर अभी भी PIQ करने आएगा ही नहीं हमको, कुछ क्यों नहीं क्वेश्चन आए, बीकॉम नहीं पढ़े हो? अरे 75 के 75 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, मैं 75 में अगर आप 40 क्वेश्चन के सही आंसर दे रहे हो बाबू, इसका मतलब आपने अपनी 80% लड़ाई जीत ली है। अब आप मजाक समझोगे, 80% आपने लड़ाई जीत ली है। अब लड़ाई किसकी है? और उस लड़ाई सिर्फ 35 क्वेश्चन की है, वो 35 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थोड़े से मेहनत से और 25 क्वेश्चन और थोड़ा सा एडिशनल चीजें पढ़ के काम हो जाए। मैं थोड़ी ना आपको टॉपर बनाना चाहता हूँ यार, AIR1 पाओ, AIR10 पाओ, डजेंट मैटर, हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, BHU और DU, बस।
हाँ, अगर आपको डीयू का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स चाहिए तो थोड़ा सा आपको वो मार्जिन नहीं छोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं, देखिए अल्टीमेटली नेट जीआरएफ आपके लिए मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, हाँ डीयू की थोड़ा सी आप सभी लोग पता होगा डीयू का क्या क्या क्राइटेरिया है, डीयू का कैसा वहाँ का एकेडमिक्स है, बेस्ट है एकेडमिक्स वहाँ की। वो आप सभी लोग को रिसर्चर एमकॉम सेकेंड ईयर में ही बना देते हैं। वो रिसर्च का थोड़ा सा कीड़ा आपके अंदर आने लगता है सेकेंड ईयर से। बीएचयू में थोड़ा सा वो चीजें आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बीएचयू में आपको उस अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल, आप उन अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहेंगे तो बिल्कुल आप सभी लोग को वो रिसर्च इन्वायरमेंट बीएचयू में भी अवेलेबल है। देखिए भाई, आशियाना खुद 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 बचाना पड़ता है, आशियाना कभी बन के नहीं मिलता। आप सभी लोग को जिस जगह पे हो, उस जगह को अच्छी तरीके से समझना, उसको पॉजिटिवली अडेप्ट करने के लिए खुद भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। हम किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बेस्ट और वर्स्ट रेट नहीं कर सकते, हमको कहने का कोई अधिकार नहीं, हम जब तक अपने आप बेस्ट ना। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू किया जाए ऑडिटिंग की चीजों को। मैं ये मानता हूं कि आप सभी लोग को जो है वो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, कंटेम्प्रेरी ऑडिट आपको दिख रहा है। ये चीजें क्या होता है ऑडिटिंग, थोड़ा सा बताइए सर ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिटिंग देखिए क्या है, ऑडिटिंग का मतलब होता है नॉर्मल इवेल्युएशन। जब जो आपने कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म की, मैं भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊँ, नॉर्मली आपने जो एक्टिविटीज परफॉर्म की उसका एक थॉरो इवेल्युएशन, उसका एक थॉरो वेरिफिकेशन कि आपने उसको सही तरीके से किया है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है कि। लोग कहते हैं यार काम अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा काम का क्राइटेरिया बताएंगे सर थोड़ा, अच्छा काम का क्राइटेरिया क्या है? तो ये इसको कहते हैं एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, लॉ के हिसाब से काम कर, कानूनी तौर पे आपने जो काम किया है वो सही किया है। इसको इंश्योर करने के लिए ऑडिटिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। और इस जो प्रक्रिया को ये इवेल्युएशन जो करता है, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी। आपने क्लास 11th में आपने क्वालिटेटिव फीचर्स पढ़े होंगे कुछ अकाउंटिंग के, जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, पढ़ा होगा आपने सारी चीज, कंपेरेबिलिटी। ये इस पर्टिकुलर चीजों को इंश्योर करने के लिए जो बंदा अपॉइंट होता है उसको हम लोग प्यार से नाम देते हैं ऑडिटर। सरल भाषा में बात करूं, ऑडिटर वह पर्सन है, वह अथॉरिटेटिव पर्सन है जिसको ये लॉ ने अधिकार दिया है कि वो किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। हालांकि ऑडिटिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को ही पर्टिकुलरली जो है वो इवेलुएट करना नहीं होता है, उसके अलावा ये तमाम तरह के ऑडिटिंग में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे कहूं, आपने पढ़ा होगा ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में, मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में पढ़ा होगा, आपने कंप्लायंस ऑडिट के बारे में, बहुत ज्यादा फेमस, अभी आपने हाल फिलहाल के न्यूज में भी कंप्लायंस ऑडिट के बारे में तमाम तरह की न्यूज़ेस देखी होगी। मतलब अभी आएगा और टाइप्स ऑफ ऑडिट में मैं आपको कंप्लायंस ऑडिट के बारे में बताऊंगा। बेसिकली सर अब 2022 में मुझे जहां तक याद है कि ऑडिटिंग का क्वेश्चन था कि ऑडिटिंग की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होती है सर? जजिंग दी एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सिस्टमेटिकली पहले बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है, और एक्यूरेट रिजल्ट बता रहा है कि नहीं, आप इसको इंस्पेक्ट करना ऑडिटिंग की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड्स और एरर्स डिटेक्ट करना, जो फ्रॉड्स कंपनी में चल रही हैं, जो एरर्स कंपनी में चल रही हैं, उसको डिटेक्ट करना जो है वो ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है, इफिशिएंसी पता करना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना। ये आपके कह सकते हैं कि बेसिकली ये आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटिंग के। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी चेक कर। ऑडिटर कौन होता है? देखिए मैंने जैसा कहा, आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट, ऑडिटर एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिकॉर्ड को इवैल्यूएशन। बेसिकली यदि कुछ बातें आपके सामने बार बार घूम फिर के वही आएंगी तो उससे आप लोग थोड़ा सा लेजी फील मत कीजिएगा, सर वही बातें आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिएगा।
ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को अश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है सर। कैसे प्रोवाइड करता है अश्योरेंस वाला बताइए सर। अरे भाई आपके यहाँ इन्वेस्टर्स है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ही तो देख के आएंगे ना बाबू। अब आपने दिखा तो दिया कि हमारा पीई रेशियो इतना परसेंट है, एक्चुअली में आपका पीई रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑडिटर चेक करेगा। आपने दिखा तो दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि सस्टेनेबिलिटी को हम फॉलो करते हैं। आजकल बड़ा फेमस एक शब्द है ग्रीन वॉशिंग, थोड़ा सा सब चीज पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा डेली न्यूज देखिए। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग ग्रीन स्वैपिंग भी कहते हैं। कुछ कंपनियां सस्टेनेबिलिटी के नाम पे बेवकूफ बनाती हैं, दिखाती हैं कि हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पर हमारा मेन फोकस है, सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फॉलो नहीं करती, वो बुद्धू बनाती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना अच्छा है उसका, ये सारी चीजें जो हैं वो इन्वेस्टर देखता है। क्रेडिटर क्या देखता है? क्रेडिटर देखता है रेशियो एनालिसिस। आपने पढ़ा होगा एवरेज पेमेंट पीरियड, ट्रेड क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो, पढ़ा है आपने? वो ये देखेंगे कि भाई ये कंपनी जो है कितनी इफिशियंसी, कितने मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो आपके पेमेंट कर रही है, या बहुत दिन तक ये पेमेंट रोकी हुई है या पेमेंट जल्दी जल्दी कर रही है। इससे पता चल पाएगा कि ये सप्लायर को कि इनको माल देना है कि नहीं देना है। रेगुलेटर्स को क्या पता चलेगा? रेगुलेटर्स मतलब वो जो आपके गवर्नमेंट की बात यहाँ की जा रही है, गवर्नमेंट भी तो देखेगा ना यार कि ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इस पर क्या नाम है कि कंप्लायंस चलाया जाए, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके खिलाफ इसको पनिश किया जाए, इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये चीजें जो है आप सभी लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, बेसिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है आपकी। इजिप्ट, नॉर्मली आप सभी लोग को याद होगा अकाउंटिंग की शुरुआत भी लगभग इसी इसी कुछ प्लेसेस से हुई होगी। मनी की शुरुआत भी, मनी का कॉन्सेप्ट रोम से ही आया। आप लोग देख सकते हैं, वो आपको याद होगा ना लूकस पैसोली, जानते होंगे आप, नाम तो सुने होंगे सर। हाँ सर, अकाउंटिंग का फादर हम लोग कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहते हैं। 1494 में उसने पे किताब दी थी। उसी लगभग उसी समय से जो है वो एंशियंट सिविलाइजेशन माना जाता है कि ऑडिटिंग को मेनली जन्म ऑडिटिंग का वहीं से हुआ। नॉर्मली इस ऑडिटिंग को करने के लिए किंग्स, जो क्राउन होता था वही जिम्मेदार होता था, यही चेक करता था कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया वो एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ऑडिटिंग को एक अलग चेहरा दिया दिया गया है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो इसमें बहुत सारी क्रांति भी लाई गई। हम नेचर की बात कर लेंगे। नेचर में आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट आपको देखेगा, नेचर मतलब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स की बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो आप सभी लोग को वेरिफिकेशन नाम से पॉइंट आएगा। ये क्या चीज है सर? इसमें इसमें क्या करते हैं सर हम लोग? वही वही बात है, आपने आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना रखा है, उसको आपने कंपनीज एक्टिव प्रोविजंस को फॉलो करके बनाया है कि नहीं बनाया है? आधा अधूरा इंफॉर्मेशन तो नहीं लिख दिया। दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। एक्चुअली आपने ऑडिटिंग पहले तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पहले तो आप इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि किसी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पता है ना कि बहुत सारे कंपनियां जो होती हैं वो ऑडिटर पर बड़ा प्रेशर डालती हैं, रिजल्ट अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बहुत पैसा सभी खिलाती है, गलत चीज है। किसी प्रकार के बायसेस से जो है वो मेनली दूर होना चाहिए ऑडिट। अश्योरेंस एंड क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है? आपके मेनली क्रेडिट वर्दिनेस की बात यहाँ पर की जा रही है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड कर रखा है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऑडिटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए। वो कोशिश करे कि किसी भी चीज को छुपाया ना जाए, और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ऐसी प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जा रही है उसके लिए भी वो अकाउंटेबल होता है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन था तो फिर ऑडिटर भी पकड़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी पकड़ी जाएगी, ऑडिटर भी घसीटा जाएगा उस केस में। सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये तो बताने वाली बात नहीं है। लिखा हुआ है कि which involve planning, testing and evaluation of evidence to form an opinion on financial state। ये कुछ बात खास तो नहीं। आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने बता रखा है आपको कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये अश्योर किया जाए कि उनको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक बात सर? सर आप तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप
हमारा काम हो गया। बस मैं पेन वेन चलाने में मुझे आदत नहीं है, सेंसर बोर्ड में पढ़ाता हूँ, पढ़ाता था मतलब, और अब ये पेन टैब पे पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे वो दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अगली बार से मैं और कोशिश करके आऊंगा। अच्छा, मैंने काफी प्रैक्टिस किया है, रिकॉर्ड करने के आधी घंटा पहले से मैं बैठा हुआ हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ, ड्राइंग बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन बस वही है, सीख जाऊंगा। मेरे अंदर अच्छी चीज ये है कि जल्दी सीख जाते हैं बस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, फ्रॉड्स और एरर पहचानना। मैंने इसीलिए आप सभी लोग ने इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इन सब के बारे में पढ़ा, पढ़ाऊंगा मैं इन सब चीजों को, आप लोग को बताऊं। आगे बढ़ते हैं, टू इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब जानते होंगे, इंटरनल अफेयर्स और इंटरनल मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करने का काम जो है वो ऑडिटिंग में परफॉर्म किया जाता है। इसमें ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। टू कंप्लाई विद रेगुलेशन स्टैंडर्ड, कंप्लायंस ऑडिट की बात की जा रही है। ये तीसरा चौथा पॉइंट जो है पूरा पूरा कंप्लायंस ऑडिट की बात किया जा रहा है, कि लॉ, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रैक्टिसेस परफॉर्म हो रही है कि नहीं है। और क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का एलिमेंट जो है वो होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे ऑडिट, ऑडिट के स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब उसका बेसिक बात करें तो वर्चस्व क्या है भाई, बहुत वाइड स्कोप। ये क्या बात हुई सर, ऑडिट का स्कोप वाइड है, वो सबको पता है, कैसे वाइड है। अब इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही ध्यान नहीं देते हैं। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इफिशिएंसी, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, कॉस्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स है ऑडिटिंग। अब तो धीरे धीरे इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग की भी कॉन्सेप्ट आ रही है आपके साथ, कार्बन डेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स, और जो भी तमाम तरह के नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं आपकी, उन सब के लिए भी स्पेसिफिकली ऑडिटिंग में जो है वो प्लेस एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये आपके ऑडिट के कुछ स्कोप, आपके मेनली स्कोप है, कि तुमसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अदर एरिया में अगर आप देखोगे तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट पुराना चीज है, फिक्स्ड एसेट्स पुरानी चीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। आप लोग ध्यान जानते भी होंगे, अभी हाल फिलहाल में बात चल रहा है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। आजकल बात चल रहा है पीपल रिसोर्सेस का। किस प्रकार से हम लोग एम्प्लॉय को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से एक असेट के रूप में देखा जाने लगा। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होते होते उनके लिए तमाम तरह के लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल एक्ट, तमाम तरह के इंडस्ट्रीज एक्ट बनाए गए। उसके बाद भी एम्प्लॉय का शोषण हो रहा, कितना बेनिफिट हमें एम्प्लॉयज रियलाइज हुआ, हमने उन पर कितना खर्च किया, इसकी असेसमेंट जो है वो कंपनी जो है वो ऑडिट के थ्रू करती है। आगे हम आपसे बात करें तो आगे आपके लिए टाइप्स ऑफ ऑडिट। पहले आप सभी लोग, हालांकि मैं आपकी आवाज तो नहीं सुन सकता हूं, लेकिन मैं ये श्योर के साथ कह सकता हूं कि अब तक जो है आपको पढ़ाई गई चीजें एकदम क्लियर है सर। हाँ, एकदम एकदम क्लियर है सर, मजा आ रहा है क्लास में सर, लेकिन मजा आना जरूरी है। जिंदगी में अगर मजा नहीं है तो कुछ नहीं। तो भाई बनारसी हूँ, तो मैं, यहाँ के लोग मजे में ही रहते हैं, और जिंदगी में सच्चाई है, इतना लोड लेके कभी कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे सर सर तो ज्ञान दे रहे हैं, मैं आपको सच्चाई, अपनी अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। जब एमकॉम का एग्जाम मैंने 2022 में दिया, सबसे पहली बार सीयूटी आया था। 2022 के पहले तक क्या होता था, बीएचयू और डीयू अपना खुद एग्जाम कराते थे। 2021 में एनटीए ने बीएचयू का एग्जाम कराने का निर्णय लिया। वो एग्जाम मैंने 2021 में भी एक एग्जाम दिया था, जब मैं थर्ड ईयर में था, एक्चुअली सेकंड ईयर में जब मैं था, तब भी मैंने बीएचयू का एग्जाम दिया था। मैंने वो एमकॉम क्वालिफाई कर लिया था तो सेकंड ईयर में। क्यों किया था? क्योंकि एनटीए कंपैरिजन में बीएचयू का पेपर बड़ा बेसिक सेट होता था, फैकल्टी सेट करती थी, फैकल्टी मेंबर्स ही बनाते थे पेपर, लेकिन पेपर वन लाइनर, बिना असर्शन रीजन वाले, बिना मैच द कॉलम वाले, बिना सीक्वेंस बेस्ड वाले, कुछ ऐसे कुछ आते ही नहीं थे। उसमें आराम से हो। हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, सीयूईटी। हमारे समय तो 100 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन आपको 2022 में अगर पेपर देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपको बेसिक देखने को मिलते थे। 75 क्वेश्चन कॉमर्स के होते थे। अब 75 मैंने 55 तो मार दिया, 55 सही भी था मेरा। 25 क्वेश्चन में मामला फंस गया, 25 क्वेश्चन की तैयारी कैसे की जाए। तो 25 क्वेश्चन के लिए मैंने बेसिकली मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब पढ़ा, लेकिन मस्ती से। हमारे यहाँ एक भैया हुआ करते थे, उन्होंने जो है वो उस समय हमारी बड़ी हेल्प की, बहुत पढ़ाया। अभी वो आईएम से पीएचडी परसू कर रहे हैं।
बड़ा उन्होंने हेल्प किया, मतलब बहुत बताया मुझे। उन्होंने वही सिखाया कि बाबू देखो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी नई चीजें आपके सामने आ जाए, नए नए तरीके आ जाए, लोड नहीं लेना है, मस्ती से पढ़ना। और सच बता रहे हैं, उन्हीं की इस पर्टिकुलर वैल्यू से मैंने जो है बहुत कुछ सीखा। मजाक 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 में मैंने एमकॉम कर लिया आराम से, बढ़िया सीजीपी 8.5 सीजीपी के ऊपर। उसके बाद मैंने नेट 2 बार निकाला। अब नेट 2 बार निकला, जेआरएफ का टेंशन हो गया, जेआरएफ नहीं निकल रहा था। फिर वही बिना टेंशन लिए मैंने फिर जेआरएफ निकाला। हाँ टेंशन था, लेकिन ऐसा नहीं है, मस्ती से पढ़ना है। देखो मेरे मेरे बहुत सिंपल सी बात है, मस्ती में पढ़ना है, लोड लेके एकदम नहीं पढ़ना है। चलिए, काफी बात हो गया, टाइप्स ऑफ ऑडिट पर आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, बहुत तमाम तरह के, उनके नेचर और स्कोप के बेसिस पे ऑडिट के तमाम तरह के आपके तरीके, टाइप जो है वो बताए गए। एक ऑडिट आपको दिखेगा यहाँ पे फिनेंशियल ऑडिट। मैं यहाँ पे गैप को क्यों यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल इसलिए कर रहा हूँ फिनेंशियल ऑडिट में कि फिनेंशियल ऑडिट में हम लोग मेनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो कंपनीज परफॉर्म करती हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती हैं। अब उस पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से मिलता है क्या है, ट्रेडिंग पीयर बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, जो कि गैप बनाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो मेनली गैप के थ्रू ही हमारे इंडिया फॉलो होते हैं। हालांकि आईसीएआई जो है वो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखता है, जो गैप के फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के चलता है। तो ये गैप के फ्रेमवर्क को लेते हुए, और साथ ही साथ जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईसीएआई के फ्रेमवर्क, आईएफआरएस के फ्रेमवर्क कंपनी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने की जिम्मेदारी भी ऑडिटर की होती है। और इस तरह की ऑडिट को हम फाइनेंशियल ऑडिट का नाम जानते हैं। मतलब जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के परव्यू से सही बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट है, ये चीज की हुआ फाइनेंशियल ऑडिट में देखी जाती है। एग्जांपल देखिए, कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। एन एक्सटर्नल ऑडिटर इज हायर्ड टू कंडक्ट अ फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ अ कंपनी, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट दे आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। वही बात सामने आ रही है कि वो ऑडिटर क्या चेक करेगा, मेनली यही चेक करेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि नहीं बनाए। आता है इंटरनल ऑडिट। अब देखिए इंटरनल ऑडिट, इंटरनल मतलब कंपनी की आंतरिक बातें, अंदर की बात। अब अंदर की बात, जैसे ही इंटरनल शब्द आपके सामने आया, पहले बात समझिएगा, इसको कंडक्ट कराने के लिए अलग से ऑडिट कमेटी कंपनी बनाती है। इंटरनल ऑडिट कराने के लिए किसी एक्सटर्नल, अभी आप लोग ने ऊपर जो फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ा है उसको करने के लिए हम बाहर से किसी को अपॉइंट करते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट करने के लिए कंपनी खुद की ऑडिट कमेटी बनाती है और खुद के ही कंपनी के एम्प्लॉय को, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को, दूसरे कैडर के एम्प्लॉय को नियुक्त करती है एज ऑडिटर। सो इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है। करता क्या है सर, वो मेनली ये चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अपने रिसोर्सेस पर, ऑर्गेनाइजेशन का अपने रिस्क पर, ऑर्गेनाइजेशन के अपने पॉलिसीज पर कंट्रोल है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन वीकनेसेस, अपने कंपनी अपने और अपने खुद के वीकनेसेस, अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही। इसमें इसको काम करने की जिम्मेदारी, इसमें हम लोग इंटरनल ऑडिट को पढ़ते और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल ऑडिट। अब देखिए ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात की जा रही है यहाँ। ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रकार का काम हो रहा है, प्रोडक्शन का काम, फॉर एग्जांपल सामान बना के बेचना, प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस्ड है कि नहीं, इफिशियंसी बढ़ी है कि नहीं है, लिखा हुआ है ना, इज हायर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग टू इवैल्यूएट इज प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारी कंपनी का काम सेल्स का है, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का काम असेंबल का है, असेंबलिंग करती है हमारी कंपनी। असेंबलिंग का काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असेंबलिंग करके हमें सस्ते एम्प्लॉयज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हम उनको अच्छे अलाउंस पर्क्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इफिशियंसी मेंटेन है कि नहीं है, वेस्ट तो बहुत बढ़ नहीं रहा है। ये सारी चीजों के काम जो है ऑपरेशनल, हमारा मेन काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, मोटा मोटा बात आपसे करें। कंप्लायंस वाले देखिए सामने आ गए। कंप्लायंस मतलब रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज लॉस। एक हॉस्पिटल है, पेमेंट की, पेशेंट्स की प्राइवेसी मेंटेन्ड है कि नहीं है, भाई ये लॉ है, नहीं है, पता होना चाहिए। हॉस्पिटल वाले जो है वो अपने पेशेंट्स की प्राइवेट जो है आपके जो प्राइवेसी जो है
उनके डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी को पब्लिक नहीं कर सकते। ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी का कंप्लायंस ऑडिट हमेशा होता रहता है। क्या इंश्योरेंस कंपनी अपने डेटा को बेच तो नहीं रही है, अपने डेटा को गलत लोग के हाथ में तो नहीं दे रही है? अब भाई उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या उसको गलत तरीके से तो यूज नहीं किया जा रहा है? ये कंप्लायंस ऑडिट का मेनली काम। कंप्लायंस ऑडिट को आप लोग ने मेनली देखा होगा, लेबर रिलेशन विंग्स बनाए जाते हैं। लेबर रिलेशन विंग्स क्या होते हैं सर? लेबर रिलेशन विंग्स का मतलब, या डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है? वो, या हम लोग लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग आज के समय में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये किस लिए बनाए जाते हैं कि क्या लेबर के साथ गलत तो नहीं है? लेबर यूनियन जानते होंगे आप, उसका मेन काम क्या होता है? किसी लेबर के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा पर्क, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। ये जो है आपके कंप्लायंस ऑडिट का पार्ट। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, तो आप लोग जानते होंगे। मेनली आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि नहीं, जहां पर सारे डेटा को रखा जाए। लिखा हुआ है ऑडिट इज हायर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इवैल्यूएट इस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां डेटा को रखा जाए, जहां पर आपकी साइबर सिक्योरिटी इंश्योर्ड हो। ये अगर नहीं है आपके यहाँ, तो इस पर आपको जो है वो ध्यान देना है। फॉरेंसिक ऑडिट मेनली फ्रॉड्स को, देखिए यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फ्रॉड्स, फाइनेंशियल क्राइम्स, इन सब चीजों को देखने के लिए फॉरेंसिक वाला काम देखा होगा, एसीपी प्रदुमन वाला, डॉक्टर साडुके वाला काम, बस फॉरेंसिक से उसको याद रखिएगा। फॉरेंसिक का मतलब क्या है? जहां पर मेनली किसी फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिट कमिटी, ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाए। मेनली सरकार ज्यादा कराती है, सरकारी संस्थाओं में चोरी चकारी ज्यादा होता है। सरकारी संस्थाओं में आप देखेंगे तो आप सभी लोग को देखने को मिलेगा, कभी नियुक्ति में कुछ गड़बड़ी हो गई, कभी कोई घूस लेता हुआ पकड़ा गया, तो सरकार जो है फॉरेंसिक ऑडिट करवाती रहती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है इंटरनल चेक का। अब देखिए, इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बड़ा शब्द है, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग को इंटरनल चेक जानना। ये क्या है सर? अभी इतना समझिए, एक के काम को दूसरा इवेल्युएट करेगा। इंटरनल चेक का मतलब क्या है? जब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दूसरे इंडिविजुअल एम्प्लॉय के वर्क को असेस करने की जिम्मेदारी है, और पूरे एक काम को किसी एक ही एम्प्लॉय को ना दिया जाए। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप देखोगे तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ की जा रही है। मतलब इंटरनल चेक क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया जाता है सभी के बीच में। उस काम को सब लोग बांट के करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फाइनल नहीं माना जाएगा, उस रिजल्ट को उन्हीं लोगों में से इवेल्युएट भी किया जाए। उन्हीं लोगों में से जो है वो इवेल्युएशन के लिए उनको दिया जाएगा। अपने दोस्त का रिजल्ट आप चेक कीजिए, अपने दोस्त का प्रोडक्टिविटी चेक कीजिए, अपने साथ कलीग का प्रोडक्टिविटी चेक कीजिए। इससे एरर्स और फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत गिर जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ये एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ऑडिटर जो है वो ये बहुत ज्यादा इसको फॉलो करता है। ऑडिटर जो है उसको बहुत फॉलो करता है। ऑडिटर को भी देखे होगे, उसके अंदर इंटर्न काम करते हैं। एक इंटर्न के बेसिस पे कभी काम नहीं करता ऑडिटर। अगर कोई सीए जो है, ऑडिटर है, अगर आप उसको दिए वो ऑडिटिंग करने का, अगर वो अकेले एक ही इंटर्न को लेकर काम कर रहा है, इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है। उसके बाद 5-6 इंटर्न है, तो एक इंटर्न का काम दूसरा इंटर्न असेस करेगा, इसे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगी। ठीक है, देखिए एग्जांपल को भी यहाँ पर बताया गया है। एक एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्या है? सेल ऑर्डर प्रिपेयर करता है। दूसरा एम्प्लॉय क्या क्या करेगा? रिव्यू करेगा कि उसने सेल ऑर्डर सही कस्टमर को जो है वो भेजा गया है कि नहीं भेजा है। सेल ऑर्डर बनाने के बाद जानते होंगे ना कि भाई किस कस्टमर को ये भेजना है। इन वो प्रोफार्मा इनवॉइस की बात यहाँ पर की जा रही है। सही कस्टमर को भेजना है, या सही कस्टमर का नाम है कि नहीं नाम है, सही स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, ये सारी बात। डुअल ऑथराइजेशन, भाई एक ही सप्लायर पकड़ना है हमको, एक सप्लायर को हमें पेमेंट करना है, तो अब पेमेंट का अमाउंट सही डाले हो कि नहीं डाले हो भैया, सही खाते में पेमेंट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, आईएफएससी कोड सही है कि नहीं सही है, आरटीजीएस फॉर्म सही भरे हो कि नहीं भरे हो। एक ही एम्प्लॉय को सारा काम दे देंगे, मजा नहीं आएगा। तो उसी काम को दूसरा इवेल्युएट करेगा। फिजिकल कंट्रोल बैंक्स वगैरह में ज्यादा फॉलो होता है। इंटरनल चेक बैंक में बहुत फॉलो होता है। देखो वहां पर कैश का मैनेजमेंट रहता है, हालांकि बड़े बड़े कंपनियों में भी ऐसा है, लेकिन बैंक में थोड़ा कैश का मैनेजमेंट है। कैश गिनने का काम कभी एक इंसान को नहीं दिया जाता,
एक बंदा कर दिया, चार बंदे और लगे हुए हैं उसको गिनने के लिए। एक से भी गलती हो गई तो नौकरी चली जाएगी उनकी। तो ये चीजें जो है वो आपके इंटरनल चेक में आती है। हालांकि ये भी ऑडिटिंग के स्कोप के ही का ही पार्ट माना जाता है ये चीज। यहां तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ रही है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो बीच में आप रुक जा रहे हैं, रुक मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक्चुअली मुझे ओवीएस को देखना पड़ता है बीच में, तो रुक तो नहीं गया, होता है कि चार्जिंग भी है कि नहीं है, इसमें देखना। चलिए, इंटरनल ऑडिट बता दिया है मैंने, इंटरनल इफिशियंसी को, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की इफिशियंसी को, रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट को, इसके अलावा गवर्नमेंट गवर्नेंस को चेक करने के लिए मेनली इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। इंटरनल ऑडिट में जैसे आपने देखिए तमाम तरह के एक्सटर्नल ऑडिट पड़े हैं, वो भी इंटरनल ऑडिट के अंदर भी आ सकते हैं। बस डिफरेंस क्या रहेगा, फाइनेंशियल ऑडिट जो आपने ऊपर पढ़ा था वो साल में एक बार होता है। अब कंपनी चाहे तो इंटरनली उसी फाइनेंशियल ऑडिट को साल में 4 बार करा सकती है। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब एज इट इज सेम देखिए यहां पर वही फॉलो होगा, लेकिन वहां करता है एक एक्सटर्नल ऑडिटर, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होगा, उसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम के थ्रू, उसका रेम्युनरेशन शेयर होल्डर सेट करेंगे एजीएम के थ्रू, वो सारी चीजें एक्सटर्नल होगा, उसका कंपनी से किसी भी पर्सन से कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस और ऑपरेशनल ऑडिट है, ये कंपनी के हाथ में है। ये कंपनी अपनी खुद की एक ऑडिट कमेटी बनाती है और उस ऑडिट कमेटी को अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी आती है कि इस सेक्टर को, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ऑडिट करें, ठीक है, इंटीग्रिटी मेंटेन करें। देखिए वही बात यहाँ पर कही गई है। ये नोट्स तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चीजें मतलब मुझे अच्छी लगती है। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है, ऐसे आपको टेबल्स जो है बड़ा कोशिश कीजिए कि अगर आप नोट्स बना भी रहे हो अपने फ्यूचर के लिए तो आप सभी लोग जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही डिफरेंसेस को जो है वो बना के चलेंगे, इसे याद करने में बड़ी आसानी होती है। अब इंटरनल चेक क्या है, देखिए डेली ऑपरेशन में फ्रॉड जो हो रहे हैं उसको मेनली पकड़ने के लिए होते हैं। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो 3-3 महीने पर भी होता है, 6-6 महीने पर भी होता है। ये डेली ऑपरेशंस पे फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं, इफेक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए होता है। फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसे परफॉर्म होता है। लिमिटेड स्कोप होता है इंटरनल चेक का, इंटरनल ऑडिट का ब्रॉडर स्कोप होता है आपका। इंडिपेंडेंस की बात करें तो कंपनी के मेनली एम्प्लॉइज विद ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इंटरनल ऑडिट में एम्प्लॉइज तो रहते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं। कंपनी के ही उन रिलेशन उनका होगा, लेकिन एक्चुअली उनको बनाया ही जाता है ऑडिट कराने के लिए। कंपनियां कुछ होती हैं अपने ही एम्प्लॉय को रखती हैं लेकिन ज्यादा काम उनसे कराती नहीं, उनका मेन काम होता है ऑडिट करना है, तो प्रोफेशनल्स होते हैं। कुछ सीईओ सीएस को, ऑडिटर्स को कंपनी रिम्यूनरेशन के तौर पे रखी रहती है इंटरनल ऑडिट कराने के लिए, कि बाहर से जब एक्सटर्नल ऑडिटर आए तो कुछ कमी न निकाल, हमारे पास पहले सारी दिक्कतें। इंटरनल चेक में तमाम कुछ तरह के बायसेस आ सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, वो रिपोर्ट बना के चलना पड़ता है। इंटरनल ऑडिट में जो है टिपिकली एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसको ही फॉलो करके चलना हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट इंटरनल चेक में जो फॉर्मेट है वो आप इनफॉर्मली भी चलाओगे तो चल जाएगा, लेकिन इंटरनल ऑडिट में वो रखना पड़ेगा, ठीक। फोकस की बात यहाँ देखिए, यहाँ पर डेली ऑपरेशन पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर मेनली रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल पर बात की जाती है, ठीक है सर। आगे हम बढ़ेंगे सर, आपके सामने अब आता है ऑडिट प्रोग्राम। ये क्या है सर, ऑडिट प्रोग्राम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें ऑडिट का सारा प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितना समय लगेगा, क्या उसका स्कोप है, जो भी मेनली प्लानिंग। हम बेसिकली ऑडिट, आप लोग ने प्लानिंग पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में आपने प्लानिंग पढ़ा होगा, प्लानिंग में आपने प्रोग्राम पढ़ा होगा। क्या होता है प्रोग्राम सर, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है नॉर्मली, जिसमें तमाम सारे तरह के प्लान इंक्लूड होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके, एक कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं कि एक सम अप प्लान जिसके अंदर सारे प्लान इंक्लूड होते हैं। इसके लिए अलग से पॉलिसी बनेगी, इसके लिए अपने मेथड्स होंगे, इसके लिए अपना प्रोसीजर होगा, इसके लिए अपने रूल्स होंगे, इसके लिए अपनी ऑब्जेक्टिव होगी, इसके लिए अपना पॉलिसी होगा, स्ट्रेटेजी होगा। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इन्वॉल्व।
ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, भाई हम ऑडिट कर क्यों रहे हैं, फ्रॉड चेक करने के लिए कर रहे हैं, कंप्लायंस फॉलो हो रहा है कि नहीं उसके लिए कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल को देखने के लिए कर रहे हैं, सारी चीजें होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने हैं हमको, किन से इंटरव्यूज लेनी है हमको, ठीक है। टाइमलाइन क्या होगा, समय कितना लगना है हमको, एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेप कंप्लीट करने के कितना समय लगेगा, कौन कौन ऑडिट टीम में होगा हमारे, कितने स्पेशलिस्ट होंगे, कितने स्टाफ ऑडिटर्स होंगे, कितने लीड ऑडिटर्स होंगे, कितने आईटी ऑडिटर्स होंगे, कितने टैक्स एक्सपर्ट्स होंगे आपके। रिपोर्टिंग सेक्शन किसे हमें रोज के बेसिस पे रिपोर्ट करना है, किसे हमें हर 3 महीने पर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी बातें जो है वो ऑडिट प्रोग्राम में की जाती है। ऑडिट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्यों हम लोग करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते क्यों है। अब इसको ये सब कुछ चीजें ऐसी जो है जो आप सभी लोगों को एग्जाम में, मैं स्पष्ट बताऊंगा आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत हो ही नहीं सकते अगर आपने दिमाग लगा दिया। पढ़िए पहले क्या पूछना चाह रहा है, बोलेगा ऑडिट प्रोग्राम इन्वॉल्व्स, अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम का मतलब पता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स आप जो है फ्रेम कर लो। अब ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट है कि इसमें से अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आ गए और अब सब में देख रहे हो कुछ ऑप्शन कॉमन है तो उनको तो वो तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, जो थोड़ा सा नल लगेगा, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब इन पॉइंट्स को मैं क्या आपको इसमें एक्स्ट्रा बताऊं, बताइए। स्कोप बताता है हमें, ऑडिट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं आईसीएआई द्वारा, अगर आप देखोगे तो ऑडिट स्टैंडर्ड बनाए गए, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इसके इंडिया में भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स रखे गए, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए मेरे ऑडिट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म होना चाहिए, रिसोर्सेज अच्छे से तरीके से ऑडिट रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं है, रिस्क असेसमेंट अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है आपकी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आती है। देखिए ऑडिट प्रोग्राम में क्या कंटेंट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा सर। क्यों सर, क्यों पढ़ लीजिएगा, आएगा। अब तक का यहाँ से क्वेश्चन कम बना है लेकिन यहाँ बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम एक अच्छा टॉपिक, क्या क्या चीजें शामिल होती, इस कौन कौन से कंटेंट्स हम कह सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम के क्या। मुझे लगता है कि आज की क्लास को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ही रखा जाए। आज की क्लास में आप सभी लोग को मैं एक बार फिर से समअप करा दूं, मैंने आप सभी लोग को ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं वो आपको बताए हैं। उसके आगे अगर आप देखोगे तो टाइप्स टेस्ट आपके रूटीन, माफ कीजिएगा, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस बताया है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट क्या होता है बताया है आप सभी लोग। इंटरनल चेक के अंदर एग्जांपल्स आपको तमाम दिए हुए, टाइप्स ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट के नाम से भी जानते हैं हम, वो पढ़ा है। ऑडिट की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा है, नेचर पढ़ा है हमने, मीनिंग ऑडिटर कौन होता है और मीनिंग हमने ऑडिट का जो है वो यहाँ आज की क्लास में कंप्लीट किया है। तो पहली क्लास मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग के लिए इफेक्टिव रहा होगा, बेस्ट रहा होगा। मेरे तरफ से यही रहेगा सर कि मैं आप सभी लोग को हमेशा बेस्ट दे पाऊँ। बाकी आप सभी लोग को कोई भी डाउट हो, आप सभी लोग का ग्रुप बना हुआ है, मैं भी उस ग्रुप में ऐड हूँ, आप उस ग्रुप में अब जो है डाउट मेरे लिए अपना पूछ सकते हैं और जो भी दिक्कत है आप वहां पर जान सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी मुलाकात अगले क्लास में होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बाय बाय, टेक केयर।